हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोएक्सियल लाइन पर जो बनती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1/4πε0 इंटू 2πr, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। जिस भी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर वो पॉइंट डायपोल लेंथ के कंपैरिजन में अगर बहुत ज़्यादा दूरी पे होता है तो ये जो ए स्क्वायर होगा इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, जिसके वजह से जो इक्वेशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और ये जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2p, डिनोमिनेटर में r⁻³ ये हमें कैसा मिला यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब ए स्क्वायर को जब हम लोग इग्नोर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा r⁴। न्यूमरेटर से एक आर चले जाएगा, डिनोमिनेटर से एक आर चले जाएगा, और फिर उसके बाद जो डिनोमिनेटर होगा उसमें बचेगा 3r। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा 1/4πε0 इंटू 2p, डिनोमिनेटर में r⁻³। ये इक्वेशन हम लोग तभी यूज़ कर सकते जब पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूरी पे हो तो, मतलब जो आर है अगर वो ए के कंपैरिजन में अगर बहुत बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला इक्वेशन। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्वेटोरियल प्लेन पर उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1/4πε0 इंटू पी, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2। सिमिलरली जिस भी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट डायपोल लेंथ के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा दूरी पे होता है तो जो इक्वेशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू पी, डिनोमिनेटर में r⁻³। तो ये मैं आपको काय के लिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये जो इक्वेशन हो गए दोनों को हम लोग यूज़ करने वाले आगे। तो यहाँ पर हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल पे, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जिसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जो आर है वो ए से बहुत ज़्यादा दूरी पे, मतलब जिस भी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो डायपोल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा दूरी पर है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया इलेक्ट्रिक डायपोल ये है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर अपोजिट होता है, दोनों चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉजिटिव चार्ज, और ये है डायपोल सेंटर जिसको हमने ओ से शो किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें नेगेटिव चार्ज और ओ के बीच का डिस्टेंस अगर ए होता है, पॉजिटिव चार्ज और ये ओ के बीच का डिस्टेंस, डायपोल सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर ए होता है, तो दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2a। तो ये हमने कंसीडर किया पॉइंट पी पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से बन रही है? इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से बन रही है। अगर हम लोग पॉइंट पी और ये जो डायपोल सेंटर है अगर दोनों के बीच में अगर हम लोग सीध सेगमेंट बनाए तो जो सेगमेंट होगी वो होगी डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है वो किसका डिस्टेंस है? ये पॉइंट पी और ये डायपोल सेंटर के बीच का। इन शॉर्ट पॉइंट पी और जो डायपोल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये डिस्टेंस और ये जो डायपोल लेंथ के बीच में जो एंगल जो बन रहा है वो है थीटा। ये जो डिस्टेंस आर है और ये जो डायपोल लेंथ है दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। और ये जो डायपोल है इसको हम लोग मानते हुए चल रहे ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका रीज़न हमें आगे पता चल जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो है पी। और कंडीशन की क्या दी गई है? कंडीशन ये दी गई है कि जो पॉइंट पी पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये जो पॉइंट पी है वो इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ के कंपैरिजन में, मतलब जो डायपोल लेंथ है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूरी पे, मतलब जो आर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ए के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो सेम फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, सेम फिगर को हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। ये है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल, ये है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज, और ये मतलब ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल है। और ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल की जो इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ है वो उसको हमने कैपिटल लेटर पी से शो किया है। आई मीन इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये हमने ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर किया और ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से बनेगी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है उसको हमने कैपिटल लेटर पी से शो किया। तो अभी अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक और कोई भी स्केलर क्वांटिटी को हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं कर सकते, मगर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है पी, इसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे, एक P1 कंपोनेंट और दूसरा P2 कंपोनेंट। अगर हम लोग P1 कंपोनेंट को एक्सटेंड करें और P2 कंपोनेंट को भी एक्सटेंड करें, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें, तो यहाँ पर हमें दो इमेजिनरी इलेक्ट्रिक डायपोल मिल जाएंगे।
और यही रीज़न था कि मैं बोल रहा था ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल, ये है हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल। और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और ये है इमेजिनरी इलेक्ट्रिक डायपोल। और ये इमेजिनरी इलेक्ट्रिक डायपोल हमें कैसा मिले, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है उसको हमने दो कंपोनेंट में स्प्लिट किया, जिसकी वजह से हमें मिला एक P1 इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और P2 इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और ये दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है ये इमेजिनरी इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P होगा ये बराबर में होगा वेक्टर सम के ये P1 इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और P2 इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के। ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा ये बराबर में होगा वेक्टर सम के ये P1 इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और P2 इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के। या फिर अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, ये जो P इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है ये P1 इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और P2 इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से मिलकर बना हुआ है। या इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं P1 इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट या फिर जो P2 इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे या फिर जो इफेक्ट क्रिएट करेंगे वो एग्जैक्टली बराबर में होगा ये P इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के। नहीं समझा? ये D इलेक्ट्रिक डायपोल और जो D2 इलेक्ट्रिक डायपोल है, D1 इलेक्ट्रिक डायपोल और जो D2 इलेक्ट्रिक डायपोल है, जो इफेक्ट क्रिएट करेंगे वो जो इफेक्ट होगा वो एग्जैक्टली बराबर में होगा ये D इलेक्ट्रिक डायपोल के। क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हुए चल सकते हैं कि जो D इलेक्ट्रिक डायपोल है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो ये D1 इलेक्ट्रिक डायपोल और D2 इलेक्ट्रिक डायपोल को मिला के बनाया गया है। तो ये दोनों का जो इफेक्ट होगा वो एग्जैक्टली बराबर में होगा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल के इफेक्ट के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये सेम फिगर को हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, ये सेम फिगर को हमने कंसीडर किया यहाँ पर। ये है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल और वो है इमेजिनरी इलेक्ट्रिक डायपोल D1 इलेक्ट्रिक डायपोल और D2 इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है वो ये D1 इलेक्ट्रिक डायपोल के ये पॉइंट पी है और ये D1 इलेक्ट्रिक डायपोल के कोएक्सियल लाइन पर रिसाइड कर रहा है। और ये जो पॉइंट पी है वो ये D2 इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर रिसाइड कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के लिए हमने ये इमेजिनरी इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो D1 इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके कोएक्सियल लाइन पर पॉइंट पी है और ये जो D2 इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये P पॉइंट रिसाइड कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए यह है डिस्टेंस r, अगर ये वाला एंगल अगर थीटा होता है मतलब ये जो D1 इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका डायपोल मूवमेंट है P1 और यहाँ पर जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका जो डायपोल मूवमेंट है वो है P। अगर दोनों के बीच का अगर एंगल अगर थीटा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं जो P1 है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट D1 इलेक्ट्रिक डायपोल का वो हो जाएगा P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा और जो P2 है जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है D2 इलेक्ट्रिक डायपोल का वो बराबर में हो जाएगा P इंटू साइन ऑफ थीटा के। ये दोनों को हम लोग आगे यूज़ करने वाले। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉइंट P है, पॉइंट P पर बनेगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये D1 इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से और पॉइंट P पर बनेगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि होगी E2 और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये D2 इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से बनेगी। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड D1 डायपोल की वजह से बन रही है और जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है D2 डायपोल की वजह से बन रही है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को ही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग E1 इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसके हम लोग मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर चीज़ें बहुत हद तक के आसान हो जाती है क्योंकि अगर हम लोग देखें जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए आगे हम लोग चीज़ों को और एकदम सिंपल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो। तो मैं फिर से रिपीट करते रहूँ, ये जो पॉइंट P है वो D1 इलेक्ट्रिक डायपोल के कोएक्सियल लाइन पर रिसाइड कर रहा है और जो D2 इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके इक्वेटोरियल प्लेन पर रिसाइड कर रहा है। और ये जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो D1 डायपोल की वजह से बन रही है और जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो D2 डायपोल की वजह से बन रही है। तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोएक्सियल लाइन पे वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p डिनोमिनेटर में r टू द पावर क्यूब। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्वेटोरियल प्लेन पे होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p डिनोमिनेटर में r टू दी पावर क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये दोनों ही इक्वेशन को हम लोग आगे यूज़ करने वाले। तो जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बराबर में होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p1 डिनोमिनेटर में r टू दी पावर क्यूब। ये वही वाला इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ कोएक्सियल लाइन जो कि अभी हमने देखा थोड़े टाइम पहला वो। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो P1 है यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जो P1 है ये बराबर में P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा के। तो P1 की जगह हम लोग पुट कर देंगे P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। अल्टीमेटली जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें मिल जाएगा और जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है वो D1 डायपोल की वजह से बन रही है। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2
इंटू P1 की जो वैल्यू है वो P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा डिनोमिनेटर में R टू दी पावर क्यूब। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल प्लेन पर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1/4πε0 इंटू P2 डिनोमिनेटर में R टू दी पावर क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो P2 है, P2 बराबर में P इंटू साइन ऑफ थीटा के, तो P2 की वैल्यू पुट कर देंगे और अल्टीमेटली जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा जो कि D2 डायपोल की वजह से बन रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P इंटू साइन ऑफ थीटा R टू दी पावर क्यूब। तो यहाँ पर जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे हम लोग ये दोनों को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि बराबर में होगा 1/4πε0 इंटू 2P कोसाइन ऑफ थीटा डिनोमिनेटर में R टू दी पावर क्यूब, और जो E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 इंटू P साइन ऑफ थीटा डिनोमिनेटर में R टू दी पावर क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेम फिगर मैंने यहाँ पर कंसीडर किया हूँ, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम लोग शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आ जाएंगे, जिसके वजह से हमें मिल जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल और हम लोग अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड को शिफ्ट करते हुए हम लोग यहाँ पर लेके आ जाएंगे। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड को शिफ्ट करते हुए हमने यहाँ पर लेके आ गया, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बराबर में होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। तो जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो होगा ई स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा वो होगा E1 का स्क्वायर, और जो बेस का जो स्क्वायर होगा वो होगा E2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर ई स्क्वायर अगर हम लोग हटा दें, मतलब जो ई के साथ जो स्क्वायर की जो ई स्क्वायर अगर हम लोग हटा दें, तो जो इक्वेशन होगा हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा, ई इज इक्वल टू रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अगर हम लोग ये रूट को भी हटा दें तो अल्टीमेटली हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा ई इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, फिर उसके बाद हाफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें E1 की जो वैल्यू है, यहाँ पर ये जो E1 की जो वैल्यू है और जो E2 की जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो E1 की वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4πε0 इंटू 2P कोसाइन ऑफ थीटा डिनोमिनेटर में R टू दी पावर क्यूब होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर E1 का स्क्वायर पूछा गया है। सिमिलरली जो E2 होगा उसकी भी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और उसका होल स्क्वायर कंसिडर करेंगे 1/4πε0 इंटू P ऑफ साइन ऑफ थीटा डिनोमिनेटर में R टू दी पावर क्यूब होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो हाफ होगा ब्रैकेट के बाहर हाफ एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1/4πε0 इंटू P डिवाइडेड बाय R टू दी पावर क्यूब, 1/4πε0 इंटू P डिवाइडेड बाय R टू दी पावर क्यूब, ये दोनों में कॉमन है तो दोनों को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे और दोनों होल स्क्वायर में तो हम लोग इसको होल स्क्वायर कंसीडर करेंगे। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू P डिनोमिनेटर में R टू दी पावर क्यूब और दोनों का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा उसका होल स्क्वायर और उसके बाद हाफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो टर्म होगा जब इसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर लेके आ जाएंगे तो जो स्क्वायर साइन होगी वो हट जाएगी, तो हमें मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू P डिनोमिनेटर में R टू दी पावर क्यूब, और ये जो 2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो साइन थीटा होल स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा होल स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो हाफ जो होगा वो एज इट इज़ होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टर्म होगा वो सेम हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, और ये 4 इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसाइन थीटा कोसाइन ऑफ थीटा, मतलब ये जो 4 इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा होगा वो एज इट इज़ होगा और जो हाफ होगा वो भी सिमिलरली वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर में होगा 1/4πε0 इंटू P डिनोमिनेटर में R टू दी पावर क्यूब। यहाँ पर देखें जो 3 इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा होगा वो एज इट इज़ होगा, और ये कोसाइन ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 और हमें मिल जाएगा यहाँ पर हाफ। तो यहाँ पर देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो कि पॉइंट P पर बनेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है जो कि ये पॉइंट P पर बन रहा है, पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ इतना होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम लोग ये मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अभी हमें फाइंड आउट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका डायरेक्शन हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यह है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले फिगर में, सेम फिगर, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो है बीटा। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के बीच का जो एंगल है वो है अल्फा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग शो कर सकते हैं या तो ये बीटा एंगल के रेस्पेक्ट में या फिर ये अल्फा एंगल के रेस्पेक्ट में। दोनों में से कोई भी एक एंगल का यूज़ करते हुए ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, या तो बीटा एंगल का यूज़ करते हुए या फिर अल्फा एंगल का यूज़ करते हुए। अगर हम लोग बीटा एंगल का यूज़ करते हुए अगर हम लोग बीटा एंगल को यूज़ करते हुए अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं इंट्यूशन के हिसाब से जितना ज़्यादा ये बीटा एंगल होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड साइड की तरफ होगा। सिमिलरली अगर ये बीटा एंगल अगर कम होता है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। सिमिलरली अगर हम लोग अल्फा एंगल के रेस्पेक्ट में अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं अगर ये अल्फा एंगल अगर ज़्यादा होता है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, मतलब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। सिमिलरली अगर ये अल्फा एंगल अगर कम होता है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड साइड की तरफ होगा। तो हम लोग ये या तो ये अल्फा या फिर ये जो बीटा एंगल है दोनों में से किसी भी एक के हेल्प से हम लोग जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल इक्वेशन कैसा होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो हमने इंट्यूशन से बोल दिया, मगर मैथमेटिकल इक्वेशन भी होगा जिसका यूज़ करते हुए हम लोग ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेम फिगर हमने कंसीडर किया, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड को शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल होगा बीटा, ये वाला जो एंगल है बीटा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ पर लेके आ गया तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा बीटा। तो जो टेंजेंट ऑफ बीटा होता है वो होता है अपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो जो अपोजिट साइड है वो है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एडजेसेंट है वो है E2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि मैंने आपको बोला था जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है आप उसको नोट डाउन कर लो, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो यही रीज़न के वजह से मैं बोल रहा था। तो जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, डिनोमिनेटर में r⁻³ सिमिलरली जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p इंटू साइन ऑफ थीटा, डिनोमिनेटर में r⁻³। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी p कैंसिल हो जाएगा, r⁻³ कैंसिल हो जाएगा, r⁻³ कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये आगे हो जाएगा 2 इंटू को टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये जो टेंजेंट ऑफ बीटा होगा ये बराबर में हो जाएगा 2 इंटू को टेंजेंट ऑफ थीटा, जिसको हम लोग आगे लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा। तो अगर हम लोग बीटा एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है अगर हम लोग शो कर रहे हैं ये बीटा एंगल के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला मैथमेटिकल इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम लोग ये अल्फा एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करें तो जो इक्वेशन होगा वो सेम ही होने वाला है। तो उसको भी हम लोग इंडिकेट कर देते हैं। तो ये जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको हम लोग कंसीडर करेंगे न्यूमरेटर में और जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे डिनोमिनेटर में। तो ये जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूमरेटर में आ जाएगी, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। सिमिलरली कैंसलेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से r⁻³ कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टेंजेंट ऑफ अल्फा और जो टेंजेंट ऑफ बीटा दोनों जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो सेम है। तो अगर हम लोग टेंजेंट ऑफ अल्फा के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम लोग बीटा एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला मैथमेटिकल इक्वेशन। सिमिलरली अगर बीटा एंगल अगर जितना ज़्यादा होगा तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड साइड की तरफ होगा और ये बीटा एंगल जितना कम होगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा।